नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर का 14 जनवरी का सेशन। और इसमें आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट हैं उसके लिहाज से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक न्यूज़ है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन द डिजिटल लेंडिंग। कहने का मतलब अभी तक आपने सुना होगा कि लोन लेने के लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही निर्देश दिया है और एक कह सकते हैं कि कमेटी या ग्रुप उन्हें क्रिएट किया है, जिसमें वो लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल लेंडिंग के लिए क्या क्या उस प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा और उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब कि क्या सुविधाएं रहेंगी और क्या वो उसमें ऐसा है जिसकी वजह से थ्रेट हो सकता है। तो उन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए इंक्लूडिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड द मोबाइल एप्लीकेशन, क्या उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सही होगा। तो इन सभी बातों को स्टडी करने के लिए और जितने भी एस्पेक्ट फॉर द डिजिटल लेंडिंग है उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, और जो भी आपका अनरेगुलेटेड प्लेयर्स हैं उनको कैसे शामिल किया जा सकता है, इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए एक ग्रुप क्रिएट करने की बात आरबीआई ने की है। इसका और भी जो आपका पर्पज रहेगा वो रहेगा कि आइडेंटिफाई द रिस्क पोस्ड बाय द अनरेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग। और इसमें जो आपका अनरेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग होगी तो उसको क्या क्या रिस्क हैं उसमें उसको आइडेंटिफाई करना भी काम होगा इसका। एंड द ग्रुप विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन द 3 मंथ्स। और इस पर्टिकुलर ग्रुप को या कमेटी कह लीजिए, तो इसको जो क्रिएट किया गया वो आपका 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि डिजिटल लेंडिंग कितना सही है, ठीक है, और उसके ऐप वगैरह एप्लीकेशन बनाना कितना ठीक होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है कि अभी हाल ही में तेजस MK1 को बनाने की, एयरक्राफ्ट को बनाने की बात चल रही है और वो आपका भारत में ही बनाए जाने की प्रक्रिया को शुरुआत किया गया है। उसको हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 73 LCA तेजस MK1A फाइटर एयरक्राफ्ट एंड 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। मतलब आपको 2 तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ पे तेजस बना रहा है। पहला आपका 73 LCA तेजस MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 ऐसे तेजस हैं जो कि आपका ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। इस तरीके से कुल मिला के 83 तेजस एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें 50% से ऊपर जो सामान लगे हुए हैं, जो आपका निर्माण से लेते हुए, मैन्युफैक्चरिंग से लेते हुए, डिजाइन से लेते हुए 50% प्लस चीज़ें आपका इंडिया की ही हैं। और इसका जो कास्ट आएगा, मतलब इसमें जो पैसे खर्च होने वाले हैं आपका 83 LCA तेजस बनाने के लिए, उसका लगभग अनुमानित लागत है 45,695 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें आपका डिजाइन भी शामिल होगा, डेवलपमेंट भी शामिल होगा और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा वो भी उसके लिए आपका अलग से आपका 1202 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इसके बारे में कुछ और बातें समझते हैं कि ये किन किन टेक्निकल एस्पेक्ट को फॉलो करेगा। दिस एयरक्राफ्ट इज़ इक्विप्ड विद द क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे। इसमें AESA की फैसिलिटी होगी जो कि एक रडार है। उसके साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR को, मिसाइल को भी इसमें ये शामिल करेगा, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को। उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी इसमें शामिल होगा एंड एयर टू एयर रीफ्यूलिंग जो है उसकी फैसिलिटी भी इस पर्टिकुलर आपका तेजस एयरक्राफ्ट में होगा। कहने का मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि जहाज़, अगर मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान है तो वो उसको रीफ्यूलिंग करने के लिए क्या होता है, ज़मीन पे आना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी सुविधा होगी कि आसमान पे उसकी रीफ्यूलिंग की जा सकती है, एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की जा सकती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि मीन वॉर्म जो है, ठीक है, वो एक तरह का इंसेक्ट है, मे सून फाइंड दियर वे इनटू द यूरोपियन पास्ता बाउल एंड डिनर डिश। तो मतलब कहने का मतलब यूरोपियन जो पास्ता बाउल होता है, फिर डिनर जो बनाए जाते हैं, उसमें आपका मीन वॉर्म को भी शामिल करने की बात चल रही है। आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट इंसेक्ट अप्रूव्ड टू अ रीजन ऑफ ह्यूमन फूड, ये अगर ये अप्रूव जो हो गया है तो ये अपने टाइप का, मतलब कि ह्यूमन के फूड में, मतलब कि जो खाने की थाली होती है उसमें आपका इंसेक्ट को भी शामिल करने का पहला ऐसा केस होगा। ठीक है, ये आपका यूरोपियन पास्ता बाउल में स्टार्ट किया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये जो आपका मील वॉर्म होता है वो क्या है। मील वॉर्म लाइक ऑल द होमोमेटाबोलिक इंसेक्ट, जितने भी आपका मेटाबोलिक इंसेक्ट होते हैं, दे गो थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। वो आपका 4 तरह के लाइफ स्टेज से होकर ही गुजरते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है एक, दूसरा आपका लार्वा, तीसरा आपका प्यूपा एंड फोर्थ आपका एडल्ट होता है। तो इसमें आपका जो लार्वा स्टेज है ना, एक के बाद जो का लार्वा स्टेज है उसी को रिफाइन करके आपका शामिल किया जाने की बात चल रही है। लार्वे टिपिकली मेजर अबाउट द 2.5 सेंटीमीटर और द मोर, वेयर एज एडल्ट आर जनरली बिटवीन द 1.25 टू 1.8 सेंटीमीटर इन द लेंथ। जो आपका लार्वा होता है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है और उसी यहाँ पे फूड के रूप में इस्तेमाल करने की बात चल रही है, डिनर के रूप में, डिश के रूप में इस्तेमाल करने की बात चल रही है।
सो डिसीजन बाय द यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी, इस डिसीजन को किसके द्वारा लिया गया है? यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी के द्वारा। पेव द वे फॉर द येलो ग्रब टू बी यूज्ड होल द ड्राइड इन द करीज एंड द अदर्स रेसिपीज। इसको आपका ड्राइड फॉर्म में करी और कुछ अदर रेसिपीज़ में इसको शामिल करने की बात चल रही है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है सेबी के रेगुलेशन से लेते हुए। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं, उसने एक नया डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत रिस्कोमीटर यहाँ पे लगाने की बात चल रही है। अब रिस्कोमीटर एक आपका ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो भी आपका लेंडिंग होती है, जो भी आपका स्कीम म्यूचुअल फंड से संबंधित होते हैं, तो उसमें कितना रिस्क है उसको कैटेगराइज करेगा 6 अलग अलग स्टेज में। तो ये आपका अक्टूबर 5 2020 को अनाउंस किया गया था। रिस्कोमीटर लगाने की बात चल रही थी, या रिस्कोमीटर को फॉलो करने की बात कह सकते हैं कि सेबी ने किया था। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई आदमी बेचता है म्यूचुअल फंड, तो उसके लिए क्या है कि उसको रिस्कोमीटर से होकर के गुजरना पड़ेगा। वो एक तरह का स्कैनिंग है। अब इसमें क्या है कि 5 अक्टूबर 2020 को इसको अनाउंस किया गया था और ये आपका 1 जनवरी से इफेक्ट में आ चुका है। तो इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो रिस्कोमीटर क्या है, उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जो सेबी ने क्या किया है कि म्यूचुअल फंड के को मैंडेटरी कर दिया है। म्यूचुअल फंड जितने भी हाउसेस हैं, मतलब जितने लोग भी ये फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, टू कैरेक्टराइज द रिस्क लेवल ऑफ दियर स्कीम्स। तो उनको करेक्टराइज करना पड़ेगा अपने स्कीम के रिस्क लेवल को। मतलब कि अगर कोई भी आदमी पैसे लगाता है तो कितना रिस्क है कि उसका पैसा बचेगा, रिटेन करेगा, या फिर वो आपका लॉस में जाएगा। तो इसको 6 अलग अलग स्टेज में आपका स्केल में यहाँ पे बांटा जाएगा, जो आपका लो से लेकर के वेरी हाई तक के बीच में होगा। अब ये जो फंड हाउसेज हैं, जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द रिस्कोमीटर रिस्क लेवल अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर फॉर ऑल दियर स्कीम्स। अब मान लीजिए कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसी संस्था है जो कि म्यूचुअल फंड दे रही है, ठीक है, और लोग उसको खरीद रहे हैं, तो उसको रिस्कोमीटर पर रिस्क के लेवल को, और जो आपका पोर्टफोलियो उसका बनेगा, जो ग्राफ उसका बनेगा, उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में और अपने स्कीम के साथ में। जिससे कि अपने वेबसाइट में जब वो आपका डिस्क्लोज़ कर देगा, तो एज द वेबसाइट ऑफ द एसोसिएटेड म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया विद इन द 10 days ऑफ द क्लोज ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने के अंतिम 10 दिनों तक उसको ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उसके पर्टिकुलर स्कीम में, एक विशेष स्कीम में कितना रिस्क है। तो वो आपका रिस्कोमीटर के स्कैनिंग के बाद ही आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा। और ये किसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ये आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, हाउसेज हैं, उनको AMFI में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं की वेबसाइट में आप जा करके उनके रिस्कोमीटर पर रिस्क को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है नेशनल जल जीवन मिशन NJJM, डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन द पार्टनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्चेज अ ICT ग्रैंड चैलेंज। तो अभी हाल ही में आप ये समझिए कि जल शक्ति मंत्रालय, या फिर कह लीजिए कि उसने जो जल जीवन मिशन शुरू किया है, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ में आपको पार्टनरशिप में, कौन पार्टनरशिप कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो IT मंत्रालय है, वो दोनों ने मिल करके एक चैलेंज विकसित किया है जिसको ICT ग्रैंड चैलेंज कर रहे हैं। ये क्यों विकसित किया जा रहा है? ताकि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि हर घर नल, ठीक है, हर घर नल से जल, मतलब कि 2024 तक ये टारगेट रखा गया है कि इंडिया में जितने भी आपके गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हों, शहरी क्षेत्र हों, तो वहाँ पे नल से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि एक कैसे उसको सप्लाई को मैनेज किया जाएगा, या उसको मॉनिटरिंग का एक सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए अभी हाल ही में दोनों मिनिस्ट्री, एक आपका जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इंडस्ट्री, दोनों ने मिल करके एक ICT ग्रैंड चैलेंज विकसित किया है। मतलब उसमें चैलेंज दिया है जिसके तहत कैसे जो आपका वाटर सप्लाई है उसको मेजरमेंट किया जा सकता है और उसको मॉनिटर किया जा सकता है स्मार्ट वे में। ये आपका 15 सितंबर 2020 को ही इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अब समझते हैं कि कितने एप्लीकेशन आए हैं, क्योंकि ये चैलेंज है ना। देखिए होता क्या है कि अब ये जो सिस्टम है इसको पूरे देश के लिए ओपन कर दिया गया है, लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मंत्रालय के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है कि आप पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, उसके में आपका स्टेज बाय स्टेज क्या कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इसमें बताता हूँ 218 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सेक्टर लाइक LLP कंपनीज, इंडियन टेक स्टार्टअप एंड इंडिविजुअल्स। मतलब कि 218 अलग अलग एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं मंत्रालयों को, जिसमें कि कुछ तो LLP कंपनी हैं, कुछ इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ इंडिविजुअल्स ने भी अपने आइडियाज़ को पेश किया है।
अब आईसीटी ग्रैंड चैलेंज वर अनाउंस 20 नवंबर, और आईसीटी ग्रैंड चैलेंज को अगले स्टेज के लिए अनाउंस किया गया था 20 नवंबर 2020 को। इसके हिसाब से बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ज्यूरी, जो भी आपका ज्यूरी थी उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ लोगों को उसमें छांटा गया है। अब अंतिम में 10 एप्लीकेंट ऐसे बचे जिनको सेलेक्ट किया गया उनके पोर्टफोलियो पे काम करने के लिए, मतलब उनके जो भी प्रोटोटाइप था उनको तैयार करने के लिए अगले स्टेज में हर प्रत्येक व्यक्ति को सपोर्ट किया गया 7.5 लाख रुपया दे करके, कि 7.5 लाख रुपये आपको दिए जा रहे हैं 10 एप्लीकेंट को, कि आप अपने पोर्टफोलियो को तैयार कीजिए, अपने प्रोटोटाइप को तैयार कीजिए, जिससे कि उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जा सके। सो गोइंग टू बी द इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द जनवरी 2021 बाय द ज्यूरी, अ वाटर टेस्ट बेड इज सेट अप बाय द CDAC बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस फॉर दिस इवैल्यूएशन। तो इसमें जो 10 अलग अलग एप्लीकेंट ने अपना प्रोटोटाइप तैयार किया था, उसमें जो ज्यूरी के हिसाब से जनवरी 2021 में जो विजेता घोषित किया गया है वो कौन है? अ वाटर टेस्ट बेड इज सेट अप इन द CDAC बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब CDAC बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कैंपस जो है उसका इवैल्यूएशन अभी हाल ही में किया गया और वो सबसे सटीक पाया गया। सो अब ये आपको समझ में आया कि कैसे इस समस्या को दूर करने के लिए पूरे इंडिया में अलग अलग एप्लीकेशन लाए गए, और इसमें लास्ट में कौन जीता? तो वो जीता है CDAC बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कैंपस। ठीक है, अब समझते हैं कि जल जीवन जो मिशन है वो है क्या। तो जल जीवन मिशन इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विच एम टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन फॉर द एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय द 2024। तो इतना तो आप जानते हो कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर अभी टैप से पानी होने की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, रूरल एरियाज़ में भी वाटर कनेक्शंस को प्रोवाइड किया जाए 2024 तक 100%। ठीक है, ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लक्ष्य रखा गया है, और जो मंत्रालय इसका देखरेख कर रहा है, इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम को चला रहा है, उसका नाम, मतलब उस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन, और जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। So announced by the Prime Minister in the 15th August 2019, the mission so far has the provide 3.13 crore household tap connection in the rural area। अभी तक इसको प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की थी, और उस मिशन के तहत अब तक 3.13 करोड़ हाउस होल्ड जो परिवार हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ये टैप वाली पानी की व्यवस्था मतलब उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन अगर एक अनुमान के तहत माने तो हमारे देश में लगभग 21 करोड़ के आसपास परिवार हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको NIC के नाम से जानते हैं। तो ये MEITY के साथ मिल करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको CBSE कहते हैं, इन दोनों तीनों ने मिल करके, NIC ने, MEITY ने और आपका CBSE ने, इन तीनों ने मिल करके शिक्षा मंत्रालय के साथ एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसको कोलैब कैड के नाम से जानते हैं। और ये आपका एक जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर एक नया कदम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह से संबंधित जो भी पढ़ाई होती है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, उसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है 11th और 12th सेक्टर में ही, मतलब 11th और 12th के लेवल पर ही आपका कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये आपका CBSE के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, शुरुआत में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे शुरुआत की जाएगी। उसके बाद में इसको थ्रू आउट द इंडिया जितने भी CBSE के कॉलेज हैं वहाँ पे कोलैब कैड जो है सॉफ्टवेयर को अनिवार्य बना दिया जाएगा क्लास 11th और 12th के लेवल पे। सो कोलैब कैड के बारे में भी समझेंगे, लेकिन ये समझते हैं कि इसको कैसे लॉन्च किया गया। सो CBSE अंडर द लीडरशिप ऑफ द चेयरमैन श्री मनोज आहूजा, अभी फिलहाल बात करेंगे तो मनोज आहूजा जी जो हैं आपका CBSE के चेयरमैन हैं, उन्हीं के लीडरशिप में, जो कि एक IS हैं, विल इंट्रोड्यूस द कोलैब कैड सॉफ्टवेयर फॉर द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट कोड 046, ठीक है, एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो उन्होंने क्या किया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाला एक सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट कोड उसका 46 है, उसके अंतर्गत कोलैब कैड को सॉफ्टवेयर को, ये आपका ऑटो कैड का आपने नाम सुना होगा, तो कैड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। तो कोलैब कैड नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से संबंधित है, और ये आपका पहली बार सीनियर स्कूल सेकेंडरी लेवल पे क्लास 11th और 12th में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। मतलब ये आपका NEP पर एक नया कदम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। और कोलैब कैड जो सॉफ्टवेयर है विल बी यूज फॉर द प्रैक्टिकल असाइनमेंट एज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम फॉर मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D डिजाइन एंड द 2D ड्राइंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपका डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे इंजीनियरिंग में बनाए जाते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर में आपका ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से 2D और 3D डिज़ाइन को बनाने के लिए और उसको सब्जेक्ट करिकुलम में प्रैक्टिकल असाइनमेंट को यूज़ करने के लिए कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का यूज किया है। क्लास 11 12th में CBSE बोर्ड्स में इसकी शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ समझते हैं कि द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट
डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको APEDA कहते हैं, एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म सुनिएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA इज एसोसिएटेड विद द आंध्र प्रदेश डॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट, APDMP। इन दोनों ने मिलकर के, किसने किसने, APEDA और किसके साथ मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश के आपका डॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको APDMP कहते हैं, ये दोनों ने मिल करके एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट फंड बाय IFAD, और IFAD के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल बायर सेलर मीट विद मिलेट एक्सपोर्ट। मतलब मिलेट क्या होता है कि जो फिलहाल तो इसको कभी कभी ऐसे श्रेणी में रखा जाता है जो कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है, और जिनके आपका छोटे और मध्यम बीज होते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी खाद्यान्न उनको मिलेट की श्रेणी में रखा जाता है। तो उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है, एक वर्चुअली बायर सेलर समिट बुलाई गई है, ठीक है, एक वेबिनार टाइप का यहाँ पे क्रिएट किया गया है, और इसको फंड किसने किया है, IFAD ने, और इन किसके किसके कोलैबोरेशन की वजह से हो रहा है, ये आपका APEDA और APDMP के कोलैबोरेशन की वजह से हो रहा है। इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट एंड द मिलेट प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब मिलेट हो गया और उसके मिलेट के जितने भी और प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो आपका उसको मिक्सचर के फॉर्म में क्रिएट करना हो, चाहे वो आपका अदर किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो वो आपका एंड द फोकस गिवन टू द गवर्नमेंट टू डेवलप द मिलेट सेक्टर ऑफ द नर्टी सीरियल्स and the APEDA is closer to interacting with the Indian Institute of Millet Research IIMR and the other stakeholders। मतलब इसमें ये है कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ खींचना है कि कैसे मिलेट सेक्टर में आपका जितने भी बीज संबंधित चीज़ें हैं उसमें उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ में APEDA जो है वो आपका लगातार संपर्क में बना हुआ है कि IIMR के साथ में, कि उसको अदर स्टेक होल्डर्स की सहायता मिल सके। अब थोड़ी सी बात समझते हैं ICAR और IIMR के बारे में, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च जो है उसको IIMR का शॉर्ट फॉर्म IIMR होता है। इसके अंतर्गत जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मिलेट के प्रोसेसिंग के लिए रिसर्च करना और उसको इंटरनेशनल लेवल की गुणवत्ता के हिसाब से तैयार करना, इसके लिए आपका IIMR की स्थापना की गई है। सो ये क्या करता है, इट इज़ एन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट engaged in the basic and strategic research on the sorghum and other millets। अब इसमें क्या है कि जितने भी टाइप के मिलेट्स होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक रिसर्च किया जाता है, बेसिक रिसर्च इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, और ये एक तरह का कृषि संबंधी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है IIMR। अब इसमें क्या है कि इट इज़ लोकेटेड इन द राजेंद्र नगर, हैदराबाद एंड तेलंगाना। ये आपका हैदराबाद और तेलंगाना राजेंद्र नगर में आपका लोकेटेड है। IIMR ऑपरेटेड अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये जो आपका IIMR है उसका ऑपरेशन जो किया जाता है वो किसके निर्देश पे होता है, तो इन सभी के लिए जो अपेक्स संस्था है वो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इट वॉज फाउंडेड इन द 1958 अंडर द प्रोजेक्ट ऑन द इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन द कॉटन ऑयल सीड्स एंड द मिलेट्स। तो इसको 1958 में 1958 में इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था। इसमें आपका मिलेट के साथ साथ सूती वस्त्र हो गया और जो भी आपका दलहनी फसलें हैं, जो आपका ऑयल सीड्स हैं, उन तीनों के रिसर्च करने के लिए PIRCOM इतने के जो आपका ग्रुप वाले जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको साथ में इनिशिएट किया गया था 1958 में। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द MOU ऑन द साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन द नेशनल कैडर ऑफ मेट्रियोलॉजी, जिसको NCM के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ इंडिया। मतलब अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है और इसको अभी भारत सरकार के जो आपका यूनियन कैबिनेट है उसने इसको अप्रूव किया है। और इसमें क्या होगा कि एक कॉपरेशन, एक समझौता ऐसा हुआ है जिसके तहत साइंटिफिक और जितने भी टेक्निकल टाइज़ हैं और जितने भी विचार हैं उन दोनों का आदान प्रदान किया जाएगा। किसके किसके बीच में आदान प्रदान होगा, UAE के बीच में और इंडिया के बीच में। UAE का जो डिपार्टमेंट इसके साथ लगा हुआ है उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी, और इंडिया का जो आपका इसमें रिसर्च सेंटर है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ये दोनों ने मिल करके कोलैब किया है। अब इसमें किन किन सेक्टर्स में कोलैबोरेशन की बात चली है, सो कॉपरेशन ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सुनामी अर्लियर वार्निंग सेंटर, तो इसमें इस बात पर समझौता करने की बात चली है कि जो सुनामी आती है या फिर जो भी आपका तूफान आते हैं, समुद्र तूफान आते हैं, तो उनकी सूचना कैसे पहले लगाई जा सके, कैसे अपनी प्रिपेयरनेस बढ़ाई जा सके, तो उसको लेकर के आपका सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपका इसमें कोलैब कर रहा है।
इन द फॉर्म ऑफ फॉरकास्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार करने की, डिज़ाइन करने की बात चली है जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मदद कर सके। मतलब कि जो फॉरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए, एक ऐसा मॉडल सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए जो कि सुनामी हो या फिर कोई भी तूफान हो, उसकी अनुमान या फिर उसके डिजास्टर का जितना भी एक परिकल्पना हो सकती है उसको प्रस्तुत कर सके। स्पेशली डिजाइन टू द सपोर्ट फॉर द सुनामी फॉरकास्टिंग ऑपरेशन। और सुनामी फॉरकास्टिंग ऑपरेशन के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया जाएगा। उसके लिए आपका दोनों टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, साइंटिफिक सपोर्ट करेंगे। कॉपरेट एट द फील्ड ऑफ सेस्मोलॉजी विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ सेस्मिक एक्टिविटीज़ हैविंग द पोटेंशियल टू जनरेट द सुनामी वेव्स इन द अरेबियन सागर एंड द ओमान सागर। कहने का मतलब है ओमान के सेक्टर में और अरब सागर के सेक्टर में जितने भी भूकंप आते हैं, भूकंप नहीं कह सकते उसको, आपका समुद्री वेव जो आपका सुनामी आती है, ठीक है, तो जिसके लिए आपका सेस्मिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो उनका स्टडी करना, उसके साथ में सेस्मियोलॉजी को कितना ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जा सकता है उसके लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सहयोग करना, ये आपका विशेष लक्ष्य है। अब लास्ट में एक न्यूज़ है, इसमें न्यूज़ ये है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाने की बात चली है। तो पहली बात आप ये जानिए कि ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप ये समझिए कि 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका मनाया जा रहा है हर साल 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1984 में जब शुरुआत किया गया और अभी हाल ही में आपका 24th युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है आपका एक वार्षिक सम्मेलन है। ये हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें पूरे इंडिया में अलग अलग प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की जाती हैं और इसके तहत अभी आपने देखा होगा कि युवा संसद का भी कार्यक्रम चल रहा था। इसमें पूरे देश के लगभग 7 से 10 लाख के बीच में आपका युवा ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो 3 विजेता थे उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो कहीं ना कहीं ये आपका युवा लोगों को राजनीति के प्रति उत्साहित करने के लिए ये आयोजन जिम्मेदार था। वर्ष 2021 में इस महोत्सव का जो थीम है वो है कि युवा उत्साह नए भारत का। इसको कहते हैं युवा उत्सव नए भारत का, ठीक है, यही आपका थीम था 2021 के महोत्सव का। ये महोत्सव 12 से लेकर के 16 जनवरी के बीच में मनाया जा रहा है और इसको भारत सरकार का जो युवा मामलों का खेल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, और हर राज्य के सहयोग से इसको मनाए जाने की बात चल रही है और इसको मनाया भी जा रहा है 2021 में। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही, और इसका अगर PDF आप चाहते हो तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।